हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज 10 मार्च है और आज पीएचडी का एंट्रांस हुआ है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उस पेपर को मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों, जितने भी हाई लेवल के एग्ज़ाम होते रहते हैं, वो यूपीएससी के हो, एचपीएससी के हो, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, वो आपका कॉलेज कैडर का एग्ज़ाम हो सकता है या पीएचडी का एग्ज़ाम हो सकता है। तो उन पेपर को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रह सकता है, क्योंकि आगे नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के लिए आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी और अपने आप को आप एनालिसिस कर पाओगे कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो और आपकी प्रिपरेशन कितनी है। तो इस वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी लिख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आते थे। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट हैज़ नॉट बीन ऑथर्ड बाय प्लेटो। प्लेटो का इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो प्लेटो ने पॉलिटिक्स नहीं लिखी है, ये एरिस्टोटल का ग्रंथ है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, व्हाट इज द परवर्टेड फॉर्म ऑफ एरिस्टोक्रेसी, यानी एरिस्टोक्रेसी का विकृत रूप इनमें से कौन सा है? तो एरिस्टोक्रेसी का विकृत रूप होता है ओलिगार्की। एंड द टाइटल एंड द लाइफ ऑफ मैन solitary, poor, nasty, brutish and short, who is the author of this quotation, यानी मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर था, वो लड़ते रहते थे, मरते रहते थे। ये थॉमस हॉब्स की फेमस कोटेशन है, लेवियाथन से ये ली है। Who among the following participated in the formation of Mexican Communist Party? मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी 1919 में मैक्सिको गए थे मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय। To which school of international relation theory does the following principle? Politics is governed by objective law which have roots in human nature, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसकी जड़ें क्या है? मानव स्वभाव में है। तो ये रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म आप बोल सकते हैं, या मॉर्गेंथू के 6 प्रिंसिपल में से एक है ये, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, BR अंबेडकर की ये पुस्तक है। द 73rd अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। तो सभी को पता है ये रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा है, 73rd अमेंडमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ मोस्ट रिसेंटली कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी वो कौन सा राज्य है जो हाल ही में गठित किया गया है? वो है तेलंगाना, 2014 में ये बना है। इसके बाद कोई भी स्टेट इंडिया के अंदर नहीं बना है। Which aspects of Hegel's philosophy did Marx make use of in his own work? तो हीगल की जो फिलॉसफी है वो है द्वंद्ववाद की फिलॉसफी, जो कि कार्ल मार्क्स ने अडॉप्ट की है हीगल से। मैटेरियलिज्म नहीं है, क्योंकि फ्यूरबाख से उन्होंने लिया है। Who propounded the सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट? सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट, कौटिल्य, राज्य का सप्तांग सिद्धांत। ऑन विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया होल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है। विच फ्रीडम फाइटर्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस? पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के नाम पर। The concept of permanent revolution is famously associated with which of the following thinker in a Marxist tradition? परमानेंट रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने ये सिद्धांत दिया था, कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने। तो इनमें से यहाँ पे कोई भी सिद्धांतकार नहीं है, लेकिन कार्ल मार्क्स के बाद लियोन ट्रॉट्स्की है जिन्होंने परमानेंट रेवोल्यूशन की बात की, जिसके चलते ट्रॉट्स्की को क्या है, स्टालिन ने मरवा दिया था, ठीक है। तो वो एक अलग इशू है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर लियोन ट्रॉट्स्की है। विच ऑफ द फॉलोइंग
कंट्रीज डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो सभी को पता है यूनाइटेड किंगडम। आइडेंटिफाई द करेक्ट फेडरल फीचर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इंडिया का रिजिड जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो वो भी एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर का एक विशेषता है, क्योंकि जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उससे ना तो स्टेट्स बाहर जा सकती है, ना ही वहाँ पे ज़्यादा वो किया जा सकता है, क्या बोलते हैं, छेड़खानी कानूनों के साथ की जा सकती है। तो यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात की गई है, तो डेफिनेटली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली रिजिड भी है और नम्य भी है। एक तरफ क्या है, ये कठोर भी है और एक तरफ ये नर्म भी है, यानी ये मिक्सचर है। तो आप कह सकते हैं कि करेक्ट जो फेडरल फीचर है, मुझे लगता है इनमें से कोई भी नहीं है। मुझे लगता है इनमें से कोई भी नहीं है, और आंसर की भी मुझे लगता है कि इनमें से कोई नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं है। यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात की गई है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो जब हम रिजिड की ही यहाँ पे अगर बात करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा इंडिया के संदर्भ में। तो नन ऑफ अबव, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंस फॉर्चून इज फिकल and men are fixed in their ways, I therefore conclude that men successful while they are harmoniously with fortune, and unsuccessful while they act in harmony with her. With the political philosopher, would you associate the quote? तो यहाँ पे सिंपली अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या है, फीमेल की बात की गई है, मेन की बात की गई है फीमेल के साथ। और जो एक नारी है, नारी को फॉर्चून के रूप में, भाग्य के रूप में किसने देखा है? वो देखा है निकोलो मैकियावेली ने। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नारी को भाग्य के रूप में, फॉर्चून के रूप में किसने देखा? वो देखा निकोलो मैकियावेली ने। सिलेक्ट द करेक्ट पेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसमें से आपको क्या है, करेक्ट को यहाँ पे चूज करना है। डेविडिस्टन सिस्टम एनालिसिस की बात करते हैं। इमैनुअल जो वॉलरस्टीन है वो सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं। रूसो डेफिनेटली जनरल विल की बात करते हैं, लेकिन सत्याग्रह की बात अरविंदो घोष नहीं करते हैं। दैट्स मीन 1, 2, 3 इसका करेक्ट होगा। What is a hypothesis in research? हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं प्रपोज्ड नॉलेज क्लेम। ये क्या है? एक प्रपोज नॉलेज क्लेम है, जिसको आप प्रपोज करते हैं कि मुझे लगता है कि हाँ यही कारण हो सकता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश गेन कंप्लीट स्टेटहुड? तो सभी को पता है 1971 में पूर्ण राज्यत्व का दर्जा हिमाचल प्रदेश को दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये जितने दूसरे आप देखते हैं, ये आप देखते हैं आर्टिकल, ये इलेक्शन कमीशन 324 के अंदर, 148 के अंदर आप देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और नेशनल कमीशन 338 के अंदर आप देखते हो NHRC एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड देयर रिस्पेक्टिव कोर एलिमेंट। यानी जो ये आइडियोलॉजी है वो किन आधारों पर टिकी हुई है? जो कंजर्वेटिज्म है, वो रूढ़िवाद जो है वो आपकी हिस्ट्री के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। सोशलिज्म ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं, ऑर्गेनिसिज्म के ऊपर नहीं टिका है। फ्री मार्केट की तो बिल्कुल बात नहीं करता है। दैट्स मीन लिबरलिज्म जो है वो टॉलरेशन के ऊपर टिका है। और जब आप जॉन लॉक को पढ़ते हैं तो उन्होंने कई लेटर लिखे हैं टॉलरेंस के ऊपर। फर्स्ट लेटर ऑन टॉलरेंस, सेकंड लेटर ऑन टॉलरेंस। तो ये ए करेक्ट आंसर है। What is the goal of India's लुकिस्ट पॉलिसी? इंडिया की जो लुकिस्ट पॉलिसी है उसका एम क्या है? इसका एम है इम्प्रूविंग कोऑपरेशन विद कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। बी करेक्ट आंसर होगा। हु इज द ऑथर ऑफ गिल्टी मैन ऑफ इंडिया
India's partition, guilty man of India's partition, R.M. Lohia. Which commission recommended reservation of the other backward class? OBC के लिए मंडल कमीशन 1991 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। What does traditional authority imply according to Max Weber classification of authority? तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी का मतलब होता है अथॉरिटी बेस्ड ऑन कस्टम एंड एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सी करेक्ट आंसर होगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यानी सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ नेशनलिज्म डिड अरविंदो घोष प्रमोट? तो अरविंदो घोष स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं। By which amendment was the term secular inserted into Constitution of India? तो secular शब्द, समाजवादी शब्द आप देखते हैं तो ये 42वां संवैधानिक सेक्युलर यानी आपका धर्मनिरपेक्ष, ये 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। Which of the following laws established the पंचायती राज सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? बहुत ही सिंपली पूछा है कि पहली बार पंचायती राज सिस्टम कब अडॉप्ट किया गया हिमाचल प्रदेश में? तो यह है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1952। इससे पहले एमफिल के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो क्वेश्चन के आंसर उसमें गलत थे, ठीक है। और नल एंड वॉइड यानी उसको क्या है, सभी को उसके कॉमन मार्क्स दिए गए थे। तो कुछ लोगों ने 1968 इसका आंसर किया है, तो जो कि बिल्कुल गलत है। पहली बार 1952 में आया है और सेकंड टाइम 1968 में, थर्ड टाइम आप देखते हैं 1992 के अंदर। Which of the following method does not qualify as qualitative research method? तो qualitative research method एथनोग्राफी डेफिनेटली, जब आप संजातीय शोध करते हैं, लोगों के बीच रहकर उनके कल्चर को समझते हैं, तो उसको एथनोग्राफिक रिसर्च कहा जाता है। डिस्कोर्स एनालिसिस, कोई आपका संवाद है, जब उसका एनालिसिस आप करते हैं तो क्वालिटेटिव है। आर्काइवल जो रिसर्च होती है आपकी, आर्काइव्स को आप पढ़ते हैं, आर्काइव्स को आप एनालिसिस करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, तो ये तीन आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है। जो सिंपल रिग्रेशन है, ये एक स्टैटिस्टिकल फॉर्म के अंदर आता है, स्टैटिस्टिकल एक डाटा एनालिसिस का ये टूल है, तो ये क्वालिटेटिव नहीं है, ये क्वांटिटेटिव मेथड है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं है। Who described social movement as non-party political formation? ये योगेंद्र यादव है और नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन इन्होंने डाला है। With which nuclear power did India sign the civil nuclear agreement, जिसे 123 एग्रीमेंट भी कहा जाता है? ये हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इंडिया के बीच। Which of the following fundamental rights enshrined in the Indian Constitution is available both to Indian citizen as well as foreigner? यानी कौन सा वो आर्टिकल है जो इंडिया के सिटीजन के लिए भी और विदेशियों के लिए भी लागू होता है? तो ये आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। आर्टिकल 16 हम लागू नहीं कर सकते हैं, तब तो बोलेगा पाकिस्तान का बंदा भी बोलेगा हमें एम्प्लॉयमेंट दो। आर्टिकल 29 यहाँ पे बोलने लगेंगे अफ़गानिस्तान वाले कि हमारी पश्तू लैंग्वेज को आप यहाँ पे लागू करो, ठीक है। और माइनॉरिटी के जो लॉ है वो फॉरेनर के ऊपर लागू नहीं होता है, तो आर्टिकल 14 इज़ करेक्ट। How does the theory of monism understand relationship between international law? monism से ही यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए। monism का मतलब होता है एकत्व, एकल विचारधारा, यानी लॉ एक ही है, लॉ एक ही है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ आर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी, यानी लॉ एक ही है। मोनिज्म की बात कर रहे हैं, एकलवाद की बात कर रहे हैं, बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है। बी करेक्ट आंसर है। What was the subject of the Lenin-Luxembourg debate?
तो लेनिन और लग्जमबर्ग के बीच क्या डिबेट थी? अब आप लग्जमबर्ग को देखोगे तो ये क्लासिकल मार्क्सिस्ट के बीच काउंट होती है, ठीक है, और ये मार्क्स के जितने भी सिद्धांत हैं उनको फॉलो करती है। लेकिन लेनिन है, लेनिन परिवर्तन करते हैं। लेनिन ने कार्ल मार्क्स की बहुत सी थ्योरीज को चेंज किया और इन्होंने क्या है, पहली बार यहाँ पे वैनगार्ड पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी की बात की। लेकिन लग्जमबर्ग जो थी वो पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करती है और उनका मानना था क्रांति मजदूरों के द्वारा लाई जाएगी, जैसा कि किसने बात की थी? कार्ल मार्क्स ने। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। What is the ground of differences between elite theorist and Marxist theorist? अब दोस्तों जो एलीट थ्योरी है और मार्क्सिस्ट थ्योरी है उनके बीच क्या डिफरेंस है? अब जब आप कंसंट्रेशन ऑफ पावर की बात करोगे मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर कि पावर किस तरीके से राज्य के साथ गुंथ जाती है, और एलीट थ्योरी की अगर आप बात करोगे तो दोनों का जो मेथड है वो सेम ही जाता है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ पावर की अगर बात करेंगे, जब आप बर्नहम को पढ़ोगे एलीट थ्योरी के अंदर तो उन्होंने इकोनॉमी की बात की है, डेफिनेटली इकोनॉमी की बात की है। तो बर्नहम एक क्या है, एलीट थ्योरिस्ट है। तो बर्नहम मार्क्सिस्ट भी है और साथ साथ एलीट थ्योरिस्ट भी है। तो आप कह सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ पावर के बारे में दोनों के विचार कहीं ना कहीं एक समान है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पावर की अगर हम बात करेंगे तो ये भी दोनों के बीच समान है। एप्लीकेशन ऑफ पावर की जब बात करते हैं कार्ल मार्क्स या मार्क्सिस्ट थिंकर, तो वो कहते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा क्या है, पावर को सोसाइटी के ऊपर लागू किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम एलीट थ्योरी की बात करें तो वो भी कहते हैं कि कुछ थोड़े से लोगों द्वारा क्या है, एप्लीकेशन की जाती है पावर की सोसाइटी के ऊपर। तो यहाँ पे भी इनके विचार एक समान बैठते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर की जब हम बात करेंगे तो साइकोलॉजी के ऊपर कहीं पर भी बात नहीं की है मार्क्सिज्म ने, ठीक है। पैरेटो जो जुड़े हैं साइकोलॉजिकल थ्योरी के साथ, उन्होंने कहा कि ये साइकोलॉजिकल कारण है कि पावर गुथ जाती है, ठीक है। तो इसका डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। विद whom इज द प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ डेमोक्रेसी एसोसिएटेड? तो पॉलियार्की की बात रॉबर्ट डहल ने, डेफिनेटली रॉबर्ट डहल इसका करेक्ट आंसर है, बहुलवादी सिद्धांत डेमोक्रेसी का। नो रिलीजन ऑन अर्थ preaches the dignity of humanity in such a lofty strain as Hinduism, as no religion on earth treads upon the necks of the poor and law in such a fashion of Hinduism. Who among the following is the author of this quotation? बहुत ही सिंपल है। 92-93 का जब भी है, स्वामी विवेकानंद की जो शिकागो की कॉन्फ्रेंस है उसमें इन्होंने ये बात की थी। हिंदुइज्म को इन्होंने एक कल्चर माना है, ना कि रिलीजन। Which among the following option is not a feature of behavioralism? व्यवहारवाद का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? तो रेगुलरिटी की इन्होंने बात की है, डेफिनेटली वेरिफिकेशन की भी इन्होंने बात की है, और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस बनाने की भी बात की है। लेकिन अप्लाइड साइंस की बात ये नहीं करते हैं। अभी अप्लाइड साइंस का हमें क्या लेना देना? अप्लाइड साइंस तो प्योर साइंस, नेचुरल साइंस में लागू होती है, ठीक है। तो अप्लाइड साइंस की ये बात नहीं करते हैं। बाकी तीनों है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। Which of the following dispute do not qualify as being part of the Supreme Court of India original jurisdiction? तो इसमें से कौन सा वो है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के नहीं दर्शाता है? तो दोस्तों ये पहला ही है, डिस्प्यूट ऑन एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब देखिए जो पेंशन का जो मुद्दा है, पेंशन के मुद्दे के लिए आप देखते हैं सेंटर के अंदर आप देखोगे तो सेंटर फाइनेंशियल कमीशन होता है, राज्य के अंदर अपना फाइनेंशियल कमीशन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का उसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी के जो तीन है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली इनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। In which country did the political creed of fascism originated? तो फासिज्म इटली में ओरिजिनेट हुआ, मुसोलिनी इसके फादर हैं। The following tripartite characterization of India's
political culture as traditional, the modern and the saintly has been given by which political scientist? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। मॉरिस जोन्स ने 3 भागों में डिवाइड किया है इंडिया का जो कल्चर है सेंटली। अभी रिसेंटली मैंने क्या है आपके सामने ये जो वन लाइनर डिस्कस किए हैं उसके अंदर भी मैंने बताया है कि संतवादी कल्चर की बात किसने की है। ठीक है, तो ये मॉरिस जोन्स करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद मनी बिल? मनी बिल आर्टिकल 110। हु डिफाइंड नियो कोलोनियलिज्म इन द फॉलोइंग टर्म? द एसेंस ऑफ नियो कोलोनियलिज्म इज दैट द स्टेट विच इज सब्जेक्टेड टू इट इज in theory independent and has all the outward trappings of international sovereignty. In reality its economic system and thus its political policy is directed from outside. जो कॉलोनियलिज्म है इसके ऊपर जो काम किया है वो एन क्रूमा ने किया है। ठीक है, और एन क्रूमा की ही ये कोटेशन यहाँ पे दी गई है। In which year was the भारतीय किसान यूनियन BKU formed? ये ऑल इंडिया किसान यूनियन नहीं है जो कि 1925 में लाला लाजपत राय ने बनाया था। ये भारतीय किसान यूनियन है, ये 1978 में गठित किया गया है। हाउ डिड हीगल अंडरस्टैंड हिस्ट्री? हिस्ट्री को किस प्रकार से समझा है हीगल ने? हिस्ट्री हैड सर्टेन मीनिंग, पर्पज एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। विच लॉ प्रोमुलगेटेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड द इंडेफिनेट यूज ऑफ इंग्लिश एज ऑफिशियल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री? तो ये 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया था, तो ए करेक्ट आंसर है। What is the name of the border between पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है। With whom is the concept of फेलिसिफिक कैलकुलस? फेलिसिफिक कैलकुलस यानी गणना की जा सकती है सुख और दुख की, जेरमी बेंथम। विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी? बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे हैं। इन विच पर्व ऑफ द महाभारता वुड यू फाइंड डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी? शांति पर्व। Identify the correct ordering of the steps involved in research from the following option? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जब आप देखोगे एनालिसिस पहले ही थोड़ी करोगे आप, ठीक है, या फिर डाटा कलेक्शन पहले ही थोड़ी कर लोगे आप, या प्रेजेंटेशन थोड़ी करोगे। पहले आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, फिर आप फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर रिसर्च डिज़ाइन। सी करेक्ट आंसर है। Which among the following option is not a source of international law? इनमें से इंटरनेशनल लॉ का सोर्स डिवाइन लॉ नहीं है। पार्ट 17th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद इशू ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक, its constituent state was based on which of the following proposal? तो ये जो आपका मुंशी आयंगार प्रपोजल था, इन्होंने देवनागरी लिपि को ऑफिशियल लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की थी। Which of the following political culture is not a part of Armand's Vava classic study on subject published in 1963? तो इन्होंने पैरोकियल की बात की है, सब्जेक्टिव की बात की है, पार्टिसिपेंट की बात की है, लेकिन कॉस्मोपॉलिटन पॉलिटिकल कल्चर की बात किसी ने भी नहीं की है। दैट्स मीन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड द बिहेवियरलिस्ट, व्हाट वाज द मेजर क्रिटिसिज्म नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी? यानी जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी थी उसकी बिहेवियरल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस प्रकार से आलोचना की है? नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी वाज एक्शन ओरिएंटेड इन नेचर? नो, ये एक्शन ओरिएंटेड तो नहीं थी। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी वाज हिस्टोरिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा ये हिस्टोरिक नेचर की है और ये सिर्फ वर्णन करती है, डिस्क्राइब करती है चीज़ों को, उसका सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर ये बात नहीं करती है। तो बी इज करेक्ट आंसर। Who among the following does not belong to the theory of realism in international relation?
तो थ्यूसिडाइडस, हेंजे मोर्गेंथु, केनेथ वॉल्स है। हेडले वुल यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ जुड़े हैं, ना कि रियलिज्म के साथ। तो डी करेक्ट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज मिलिट्री डिक्टेटर इन बांग्लादेश? तो ये है हुसैन मोहम्मद इरशाद। विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्रीज द वोटिंग एज? वोटिंग एज के लिए 61st अमेंडमेंट है 1988 का। द गोरखालैंड मूवमेंट एम्स टू कार्व आउट अ सेपरेट स्टेट फ्रॉम विच एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो गोरखालैंड आंदोलन वेस्ट बंगाल में हुआ है। विच पॉलिटिकल पार्टी एमर्ज्ड फ्रॉम द इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट? इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट ये जो अन्ना हजारे ने किया है। अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, ये लोग इसमें जुड़े थे। तो ये आम आदमी पार्टी से निकली है। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? यशवंत सिंह परमार। ठीक है। Who among the following scholar does not belong to the dependency school of development? यहाँ पे dependency school of development की बात की तो सबसे पहला रॉल प्रॉबिश है, जो कि डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ जुड़े हैं। ठीक है। रॉल प्रॉबिश के बाद आपके समीर आमीन है, और उसके बाद आपके एंड्रे गुंड्रे फ्रैंक, एजी फ्रैंक है। लेकिन जो ये रोस्टोव है, ये डेवलपमेंट थ्योरी के साथ जुड़े हैं, लेकिन ये डिपेंडेंसी के साथ नहीं जुड़े हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिकेम सक्सेसर ऑफ गेट? तो गेट से निकला है WTO, सिंपल है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया? गुजराल डॉक्ट्रिन जो आया था वो नेबर्स को क्या है, एक तरफा छूट देने के लिए लाया गया था। डी करेक्ट आंसर है। विद द नेबर्स लाइक बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका, इंडिया शुड नॉट आस्क फॉर रेसिप्रोसिटी बट गिव देम व्हाट इट कैन इन गुड फेथ। From the following option, choose the one that correctly represent the Marxist critique of liberal democracy. Liberal democracy exclusively serve in interest of bourgeois. तो इन्होंने कहा था कि जो लिबरल थ्योरी दी गई है डेमोक्रेसी की, वो बेसिकली इसलिए दी गई है ताकि बुर्जुआ वर्ग को उससे फ़ायदा मिले। तो सी करेक्ट आंसर है। It is Swaraj when we learn to rule ourselves. It is therefore in the palm of our hand. Who is the author of these words? तो ये महात्मा गांधी के शब्द है। Among the following option, which provision of the Indian Constitution deal with the administration of tribal belonging to North East? तो 6 शेड्यूल जुड़ा है नॉर्थ ईस्ट, जिसमें आपके असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग इंटरनेशनल समिट हैव अकर्ड रिजल्टिंग इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। जो एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ है, ये सबसे पहले 1947 में हुआ है। उसके बाद आप देखते हैं बांडुंग कॉन्फ्रेंस, सभी को पता है 55 के अंदर हुआ है। और एफ्रो एशियन जो आपकी पीपल सॉलिडरिटी कॉन्फ्रेंस है, ये 1957 के अंदर हुई है। तो इस तरीके से ए करेक्ट आंसर इसका होगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व? ये वी.डी. सावरकर इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग ऑफ ऑथर एंड देयर रिस्पेक्टिव टेक्स्ट इन इनकरेक्ट? जॉन रॉल्स। आइडिया ऑफ जस्टिस ये अमर्त्य सेन ने लिखी है, तो ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी है, तो पहला ही आपको यहाँ पे पता लग गया, ए इज़ रॉन्ग। Identify the correct feature of the Mandal theory propounded by Kautilya on the subject of foreign policy from the following option. तो कोश की बात फॉरेन पॉलिसी के लिए नहीं हुई है, धर्म की भी नहीं हुई है, अमात्या की भी नहीं हुई है। जो मध्यमा है, मध्यमा जो जिन्हें उदासीन राज्य कहा जाता है, तो डेफिनेटली ये फॉरेन पॉलिसी की एक टर्म है। तो सी करेक्ट आंसर है।
Which of the following term was inserted into preamble of the Constitution of India by 42nd Amendment? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे. सेक्युलर. In which year was the hydro power policy of हिमाचल प्रदेश enacted? 2006 के अंदर हाइड्रो पावर पॉलिसी इनेक्ट की गई है हिमाचल प्रदेश की. The Indian peacekeeping force was created by which treaty? Indian peacekeeping force ये इंडो श्रीलंकन पीस अकॉर्ड था, जिसे पुमलाई ऑपरेशन पुमलाई भी कहा जाता है. तो ये डी इसका करेक्ट आंसर है. Which countries were signatory to the शिमला एग्रीमेंट? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है. इंडिया, पाकिस्तान. Consider the following statement about the financial powers of the governor of state of India and select the correct option. ठीक है, गवर्नर की कौन कौन सी पावर्स है वो आपको बताना है. ही सीज दैट द स्टेट बजट इज लेड बिफोर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट. बिल्कुल सही बात है. ये गवर्नर की सहमति से गवर्नर को ही बजट को रखना होता है. ही कैन नॉट मेक एडवांसीज फ्रॉम कंटिजेंसी फंड. बिल्कुल गलत है. जिस प्रकार से कंटिजेंसी फंड सेंटर में प्रेसिडेंट के पास होती है, वैसे ही स्टेट में किसके पास होती है? राज्यपाल के पास. मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद हिज प्रियर रिकमेंडेशन. बिल्कुल सही है. दैट्स मीन 1 और 3 सही है और 2 रॉन्ग है. दैट्स मीन only 2 is false. C correct है. only 2 is false. Who has given the following definition of political party? Political party की ये definition किसने दी है? A party is not a community but a collection of communities, a union of small groups. अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियरली आपके सामने बताना चाहूँगा कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है कि इन्फॉर्मेशन ना ही दो. इसका एग्जैक्टली मुझे नहीं आंसर मिल रहा है. एक्चुअली जो मॉरिस डुवर्जर है इसको हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मॉरिस डुवर्जर ने बात की थी, बेसिकली इन्होंने बात की थी कोकस, कैडर, इस तरीके से इन्होंने बात की थी. पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्होंने डिवाइड किया था. लेकिन सार्टोरी ने कहीं ना कहीं ये बात की है. तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है, वो आप प्लीज़ सर्च करके इसका बता दीजिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है जो डाउटफुल इसमें रहता है. तो सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़, जिसको आता है वही कमेंट बॉक्स में लिखें, तभी इसका फ़ायदा सभी लोगों को होगा. अकॉर्डिंग टू बेनेडिक्ट एंडरसन नेशन आर. तो बेनेडिक्ट एंडरसन ने इमेजिन कम्युनिटी की बात की है और नेशन को उन्होंने क्या है, एक इमेजिन कल्पित समुदाय की बात इन्होंने की है. द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज प्राइमरली बीन ऑक्यूपाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग 2 पॉलिटिकल पार्टी. तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी 2 मेजर पार्टी है जिन्होंने ऑक्यूपाई किया है? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी. तो ये थे 80 क्वेश्चन. और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैं काउंट करके आपको बता दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऊपर मुझे सोचना पड़ा कि हाँ इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है. तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो 72 क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे थे जिसमें मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं था. 8 क्वेश्चन जिसके ऊपर मुझे सोचना पड़ा, उनमें से मैं 4 क्वेश्चन को मान के यहाँ पे चलता हूँ कि 4 क्वेश्चन मेरे ठीक थे, ठीक है, जो मैं सोच रहा था. तो मेरे यहाँ पे 76 आउट ऑफ 80 बन रहे हैं. लेकिन ये जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, वो एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है. तो मैं यहाँ पे देखूँगा, मतलब जिनके 70 या 65 से 70 के बीच जो आंसर आपके अगर बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो अच्छे हैं. ठीक है, सॉरी, अगर आपके यहाँ पे 65 70 इस रेंज के बीच आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो ठीक आपका अभी स्कोर जा रहा है. 70 से ऊपर आप अगर आपके यहाँ पे बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप पीएचडी एंट्रांस क्लियर कर लोगे और आपकी एडमिशन हो जाएगी. तो ये था एनालिसिस. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख सकते हैं. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.